तो ये फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है, मैथ्यू मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी हमें मैथ्यू की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि अब मर चुका था और उसकी वाइफ वहीं पर आके रो रही होती है। मैथ्यू के घर के पड़ोसी भी उठ चुके थे और वो 911 यानी कि पुलिस को भी कॉल लगा देते हैं। फिर हमें निकोल को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक वकील है और साथ में वो मैथ्यू की सौतेली बेटी भी है। खैर उसके पास रायली का कॉल आता है जो कि निकोल की बहन है। वो उसको बोलती है कि डैड मर चुके हैं। अब क्योंकि निकोल इस शहर में नहीं होती तो रायली उसे घर आने के लिए बोलती है, लेकिन निकोल का पहले अपनी मॉम और डैड से झगड़ा हो चुका था, इसलिए वो घर आने से मना करती है। लेकिन उसकी सिस्टर रायली बहुत परेशान होती है। निकोल उससे पूछती है कि माँ कहाँ पर है। वो कहती है कि मैथ्यू के मर्डर चार्ज में उसकी माँ को ही गिरफ्तार किया गया है, जिससे निकोल काफी ज्यादा हैरान होती है और वो वापस अपने शहर में आ जाती है। वो वहाँ पर एक रूम रेंट पर लेती है। अब वो आके पुलिस स्टेशन में रायली से मिलती है जो उसे मर्डर वाली रात की सारी कहानी बताती है। निकोल अब अपनी माँ की केस फाइल पुलिस ऑफिसर से लेती है और उसे उसके सेल में मिलने के लिए चली जाती है। वो वहाँ पर लेडी ऑफिसर से कहती है कि मैं इनकी लॉयर हूँ, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि नहीं ये मेरी लॉयर नहीं है। वो निकोल से काफी रूडली बात करती है। उसकी माँ बोलती है फेमस लॉयर निकोल अपनी बिजी शेड्यूल से कैसे वापस आ गई है। वो निकोल को काफी बुरा भला कहती है, जिसके बाद निकोल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब वो आके रायली से मिलती है और कहती है मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। रायली उसको बोलती है डैड के फ्यूनरल तक प्लीज रुक जाओ, जिसके बाद वो बोलती है ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। अब वो अपना सारा सामान लेकर अपने किराए के घर में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा भी कर रहा होता है। वो अपनी माँ के केस के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही होती है और उसे खिड़की से कोई बार बार देख रहा था। अब वो फोटोज में घर के लिविंग रूम की विंडोज ध्यान से देखती है और अगली सुबह रायली से मिलती है। वो उसको बताती है कि घर में मॉम के अलावा कोई और भी था, क्योंकि मॉम कभी भी घर के लिविंग रूम की विंडोज बंद नहीं करती थी क्योंकि रूम की एयर पास होने की जगह नहीं थी। अब वो अपनी माँ से जाके मिलती है। उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर फिर से क्यों आई हो। वो कहती है कि मैं रायली के लिए उसकी माँ के पास वापस आई हूँ। वो उसको भी बोलती है कि मर्डर वाली रात घर की विंडोज ओपन थी, जिसका मतलब आप दोनों के अलावा घर पर कोई और भी था। उसकी माँ भी ये सब सुन के हैरान होती है। खैर इसके बाद उसकी माँ उसको अपने लॉयर के तौर पर उसे हायर कर लेती है। अब वो वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर से मिलती है जो उसकी इस केस में मदद कर रही थी। वो उसे भी घर की विंडो के बारे में बोलती है। अब हमें अगले सीन में मैथ्यू के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो वहाँ पर रायली के अलावा सेडी से भी मिलती है जो कि ड्रिंक बार में काम किया करती थी। निकोल वहाँ पर मैथ्यू के भाई से भी मिलती है जो उससे कहता है कि तुम्हारी माँ ही मेरे भाई की कातिल है और उन्हें सजा मिल के रहेगी। वो वहाँ पर कर्क हॉलवे से भी मिलती है जो कि शराब पी रहा होता है। वो निकोल से उसकी माँ के केस के बारे में पूछता है कि क्या उसे किसी और पे शक है। खैर इसके बाद वहाँ पर रायली आ जाती है और कर्क हॉलवे अपनी बियर की बोतल डस्टबिन में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। रायली उसे कर्क के बारे में बोलती है कि वो मैथ्यू का बिजनेस पार्टनर था और वो पैसों के लेन देन में ज्यादा ध्यान रखता था। अब इसके बाद निकोल वहाँ पर मैथ्यू के फ्यूनरल की स्पीच देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब हमें अगले दिन कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निकोल की माँ भी आती है। निकोल वहाँ अपने स्कूल फ्रेंड बॉबी से भी मिलती है जो कि उसके अगेंस्ट ये केस लड़ने वाला था। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। जज वहाँ पर उसकी माँ से पूछता है कि क्या आप मैथ्यू के मर्डर में खुद को दोषी मानती हैं, तो वो मना कर देती है, जिसे सुनकर सारे लोग हैरान होते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि मैथ्यू का मर्डर निकोल की माँ ने किया है। अब जज वहाँ पर आगे की डेट देकर कोर्ट को डिसमिस कर देता है। इसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जो कि सेडी का बार होता है। सेडी वही लेडी होती है जो उन्हें मैथ्यू के फ्यूनरल में मिली थी। वहाँ पर बॉबी और निकोल आपस में बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बॉबी और निकोल काफी अच्छे दोस्त थे। वो निकोल को मैथ्यू के बिजनेस के बारे में बताता है कि उसके पास 1.5 मिलियन डॉलर का बिजनेस था और उसको मारने के पीछे का मकसद उसका सारा पैसा हो सकता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निकोल अपनी माँ से मिलती है और उससे मैथ्यू के बिजनेस के बारे में पूछती है और वो उस पर गुस्सा भी करती है कि अभी तक उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। उसकी माँ बोलती है कि मैथ्यू ने वसीयत चेंज कर दी थी क्योंकि उसे उसके बिजनेस पार्टनर कर्क हॉलवे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। निकोल अपनी माँ को ये भी बताती है कि खिड़की पर पाए गए फिंगरप्रिंट किसी से भी मैच नहीं करते और ये भी बताती है कि मैथ्यू का सीढ़ियों से गिरना भी एक्सीडेंटल नहीं था। वो अपनी माँ से पूछती है कि मॉम क्या आपने मैथ्यू को धक्का मारा था। निकोल कहती है कि मुझे पता है कि आप कैसे हो। जब मैं अपने स्कूल जाती थी तब आप शराब के नशे में मुझे स्कूल से लाना भी भूल जाती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निकोल ने अपना घर क्यों छोड़ दिया था। उसकी माँ को उसकी कोई परवाह थी ही नहीं। खैर इसके बाद निकोल अपनी माँ से प्रॉमिस लेती है कि उसको जो कुछ भी पता है वो उसे सब कुछ बताएगी। अब निकोल अपने घर आ जाती है। वहाँ पर वो सारे सबूत एक दीवार पर लगा देती है। वो वहाँ पर केस के सारे सस्पेक्ट, अपनी माँ का फोटो और मैथ्यू के बिजनेस पार्टनर की फोटो और मैथ्यू के भाई की फोटो दीवार पर लगा देती है। अब हमें अगली सुबह निकोल को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त बॉबी के ऑफिस में जाती है जो उसके अगेंस्ट केस लड़ रहा होता है। वो उससे गवाहों के बयानों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगने आई थी जो कि बॉबी उसे दे देता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निकोल को उन डॉक्यूमेंट्स में हेराल्ड और उसकी वाइफ के बारे में पता चलता है जो कि मैथ्यू के नेबर होते हैं और उन्होंने ही मर्डर के बाद पुलिस को कॉल किया था। अब वो उनके घर जाती है। वो वहाँ पर हेराल्ड और उसकी वाइफ दोनों से मिलती है। निकोल उनसे कर्क के बारे में पूछती है जिस पर वो कहते हैं कि हाँ ये मैथ्यू का बिजनेस पार्टनर है, लेकिन मर्डर वाले दिन उन्होंने उसे घर के आसपास नहीं देखा था। खैर निकोल इतना पूछकर अपनी कार में वापस आ जाती है। तभी उसके पास हेराल्ड आता है और उसको एक लेडी के बारे में बोलता है जिसे उसने मैथ्यू के साथ कई बार देखा था। वो उसका नाम तो नहीं जानता था लेकिन वो ये जरूर बता देता है कि वो दिखती कैसे थी। वो बोलता है कि वो तुम्हारी माँ की हाइट से थोड़ा कम थी और उसके बाल सुनहरे थे। तभी निकोल को समझ आ जाता है कि उस रात उसकी माँ मैथ्यू से क्यों लड़ रही थी। अब वो सीधा आके पुलिस स्टेशन में अपनी
अपनी माँ से मिलती है। वो वहाँ उस लेडी के बारे में पूछती है, साथ ही वो उस पर गुस्सा करती है कि अभी तक उसने इन सब के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। खैर उसकी माँ उसको बोलती है कि मैथ्यू के अफेयर की वजह से मैं ड्रिंक करने लग गई थी और जब मैंने उस रात को उसे मैसेज करते हुए देखा था तो मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी, जिसके बाद उसने उसके सामने ही अपना रिलेशनशिप उस लेडी के साथ खत्म कर दिया था। उसकी माँ ये भी उसको बोलती है कि उस लेडी ने मैथ्यू के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अब वो फिर से मैथ्यू के घर आती है और वहाँ पर रखे लैपटॉप में वो मैथ्यू के मैसेज भी पढ़ती है। वो स्टेयर्स के पास भी जाती है जहाँ पर मैथ्यू गिरा था, वहाँ पर उसे एक लॉकेट भी मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसको देख रहा है। वो उसके पीछे जाती है लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो अपने घर के अंदर जा रही होती है तभी अचानक से उसके कमरे से कोई बाहर निकलता है। वो उसका पीछा भी करती है लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद निकोल लेडी ऑफिसर को बुलाती है जो उसके मॉम की केस में उसकी हेल्प कर रही होती है। वो उसे उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता देती है और साथ में वो उसे वो बॉटल भी देती है जिसमें मैथ्यू के बिजनेस पार्टनर कर्क हॉलवे का फिंगरप्रिंट होता है। वो ऑफिसर उस बॉटल को लेके वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद सुबह लेडी ऑफिसर का कॉल निकोल के पास आता है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, जिससे कर्क हॉलवे उसके सस्पेक्ट की लिस्ट से हट जाता है। वो ऑफिसर उसे एडवाइस देती है कि ऐसे काम में अक्सर लोग पैसे के लिए मर्डर कर देते हैं। खैर उसके बाद जब निकोल अपने घर से निकल रही होती है तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू का भाई कार में बैठकर उसे देख रहा होता है। अब निकोल वहाँ से निकल जाती है और मैथ्यू की वसीयत जानने के लिए वो एक लॉयर के पास जाती है। पहले तो वो लॉयर उसे मना कर देता है लेकिन निकोल खुद भी एक लॉयर थी तो वो उसे कन्विंस कर लेती है और वो लॉयर उसे बोलता है कि मैथ्यू के मरने के बाद उसकी वसीयत किसी और के पास नहीं बल्कि मैथ्यू की बेटी और उसकी बहन रायली के पास जाएगी। तभी वो अपनी सिस्टर रायली से मिलने उसके अस्पताल में जाती है और वो रायली से पूछती है कि मर्डर वाली रात तुम कहाँ पर थी। रायली ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी बहन उस पर शक कर रही है जबकि उसने ही इस केस की जांच के लिए उसे यहाँ पर बुलाया था। खैर वो बता देती है कि मैं अस्पताल में थी, लेकिन उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हो जाता है। अब निकोल वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे फिर से एहसास होता है कि उसका कोई फिर से पीछा कर रहा है। वो उसे देख तो नहीं पाती लेकिन वो उस ऑफिसर को इन सब के बारे में बता देती है। अब वो वहाँ पर एक बार में जाती है जहाँ पर उसका दोस्त बॉबी भी होता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि मैथ्यू का भाई वहाँ पर आ जाता है। वो निकोल से बात करने की कोशिश करता है लेकिन निकोल उससे बात करने से मना कर देती है। तभी बीच में बॉबी आ जाता है और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर लेडी ऑफिसर आ जाती है और मैथ्यू के भाई को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि मैथ्यू का भाई ही अब तक उसका पीछा कर रहा था, जो कि जल्द से जल्द निकोल को इस केस से हटाकर अपने भाई के कातिल को सजा दिलवाना चाहता था। अब इसके बाद जब निकोल अपने घर में होती है तभी उसकी बहन रायली वहाँ पर आती है और वो उसको एक पेन ड्राइव देती है और वो उसको बोलती है कि आप इसको चेक कर सकती हैं। ये मेरे डोरबेल में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग है जिससे ये साबित होता है कि मेरी कार हमेशा मेरे घर के सामने पार्क थी, जिसका मतलब कि मैं घर से बाहर कभी गई नहीं। निकोल उससे अब सॉरी भी बोलती है कि उसने उस पर ऐसे शक किया। अब जब निकोल अपनी कार से कहीं जा रही होती है तब वो पेन ड्राइव को देखती है और उसे याद आता है कि ऐसी ही डोरबेल तो मैथ्यू के पड़ोसी हेराल्ड के घर पर भी लगी है। जिसके बाद वो तुरंत हेराल्ड के घर जाती है और वो वहाँ उससे डोरबेल की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए बोलती है जिसमें उसे सेडी दिखाई देती है जो ड्रिंक बार चलाती थी। वो अपनी कार को पार्क करके मैथ्यू के घर जा रही थी। अब इसके बाद निकोल सेडी को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है। सेडी उसके घर आ जाती है, साथ ही निकोल लेडी ऑफिसर को भी कॉल कर देती है। अब निकोल जानबूझकर अंदर कुछ ढूंढने चली जाती है। इधर सेडी सोफा और स्टेयर के पास कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर निकोल आ जाती है। वो उसको सामान ढूंढते हुए देख लेती है लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं करती। अब वो दोनों बैठकर ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी सेडी फिर से इधर उधर देखने लगती है। तभी निकोल अपने पास से वही लॉकेट निकालती है जो उसे स्टेयर्स के पास मिला था। ये देखकर सेडी बहुत ज्यादा डर जाती है। निकोल सेडी से पूछ ही रही होती है कि सेडी उस पर अटैक कर देती है लेकिन सेडी उसको नुकसान पहुंचा पाती। तब तक वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाती है। अब सेडी पुलिस स्टेशन में कन्फेस करती है कि वो मैथ्यू और निकोल की माँ को लड़ते हुए हमेशा देखती थी और वो बोलती है कि वो मेरे साथ रिलेशन में खुश था लेकिन जब उसे मुझे और निकोल की माँ को चूज करने की बारी आई तो उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं उसके घर गई और मैंने उसे मार दिया, वो इसी लायक था। इसके बाद निकोल रायली और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि अब साथ होकर काफी खुश होते हैं। अब इसी के साथ ये मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।